ये कल चर्चा किए थे ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस की। आज इसको आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा कर रहे हैं लेखा प्रणाली की, अकाउंटिंग सिस्टम की। कितने सिस्टम हैं या थे पहले, सब पर चर्चा कर देते हैं। कुछ व्यवहार में है, कुछ नहीं है, उस पर भी चर्चा मैं कर देता हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए। देखिएगा, बुक में मिलता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। भारतीय लेखा प्रणाली उसको कहते हैं, जैसे पहले या आज भी दुकान वगैरह में देखते होइएगा, लाल रजिस्टर रहता है और धागा से लपेट करके उसको बिजनेस से संबंधित अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोग लिखते हैं। आगम और शोधन, आय व्यय का अपनी भाषा में, किसी अकाउंटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं रहता है वो, उसी को भारतीय लेखा प्रणाली कहते हैं। इसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम। एकहरी लेखा प्रणाली भी प्रचलित था पहले, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। आगे अभी जो पढ़ना है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है यही डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरे लेखा प्रणाली, दोनों चीज उसको आप बोल सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली। क्या पहले आइए, एक और था एजेंसी बुक कीपिंग का भी नाम मिलता है, चर्चा मिलता है, जो पहले इंग्लैंड में प्रचलित था। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली आने के पहले, उसके पूर्व एजेंसी बुक कीपिंग का प्रचलन था, जो अब धीरे धीरे लुप्त हो गया। एक और सिस्टम था, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेजर। और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेजर। सेक्शनल स्वकीय संतुलन विधि और वर्गीय संतुलन विधि, ये भी है। ये सब तो बुक में बहुत कम मिलता है, ये सब चर्चा मिलता है। अब आइए चर्चा कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरे लेखा प्रणाली ही पढ़ना है सब जगह, और मेन यही काम का चीज है। ये सब तो अब लुप्त प्राय हो गया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, दोहरे लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पैसियोली महोदय को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार गणित की एक पुस्तक इटली के वेनिस नामक शहर से प्रकाशित किए थे। उस पुस्तक का नाम था, जो कि 1494 में प्रकाशन हुआ था इटली के वेनिस नामक शहर से, उसका नाम था डे कॉम्पुटिसेट एस्क्रिप्टिराइज, जो वास्तव में गणित की पुस्तक थी। और बहुत से बुक बाद में नया नया राइटर लोग के बुक में मिलता है, तो उस चैप्टर का जिक्र कर देते हैं। जैसे मैंने भी किसी किसी राइटर के बुक में देखा है, तो इसको लोग लुप्त कर देते हैं और ये दिखा देते हैं सुमा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनलिटी और प्रोपोर्शन, ये चैप्टर का जिक्र लोग कर देते हैं। लेकिन मेन उस पुस्तक का नाम था डे कॉम्पुटिसेट एस्क्रिप्टिराइज, जो 1494 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इटली के वेनिस नामक शहर में। वो वास्तव में गणित की पुस्तक थी, लेकिन उसके एक भाग में पहली बार पुस्तपालन, लेजर, डेबिट, क्रेडिट शब्द का यूज मिलता है, जिसके आधार पर आगे चल कर के संशोधित होते होते
यहाँ तक पहुँचा है, इस रूप में पहुँचा है। तो थोड़ा सा आइए अब इस पर फिर चर्चा करते हैं। लुकास पेसियोली जी के पुस्तक 1494, तब अंग्रेजी शासन था पूरे विश्व में, अंग्रेजी चलता था। तो वेनिस नामक शहर से प्रकाशित हुआ। ये इटालियन भाषा में था, इसलिए उतना प्रचलित नहीं हुआ। इसके बाद इस पुस्तक पर ध्यान गया, इस पुस्तक पर नहीं, इस चैप्टर पर ध्यान गया। पहली बात वो कहा किए कि इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में अनुवाद किए हग ओल्ड कैसल जी ने। हग ओल्ड कैसल एक विद्वान थे जिन्होंने 1543 में इसका अंग्रेजी में रूपांतरित किया। तब लोगों को समझ में आने लगा और लोग उसको अपनाने लगे धीरे धीरे। और ज्यों ही ये इसकी चलन बढ़ने लगी, उससे पहले एजेंसी बुक कीपिंग का इंग्लैंड में प्रचलन था। और ज्यों ज्यों इसका प्रचलन बढ़ने लगा त्यों त्यों ये लुप्त होने लगा। धीरे धीरे इसकी महत्व लोग कम, इसका महत्व इसके अपेक्षा कम देने लगे और इसी का प्रचलन हो गया। बाद में चल के एडवर्ड जोन्स महोदय ने 1795 में इसका आधुनिक रूप, इसका मॉडर्न रूप और थोड़ा सा सरल भाषा में और इसको विस्तृत रूप देकर करके और इसको रूपांतरित किए। तब से बहुत ही प्रचलन में आ गया और तब से इसका नाम एक और पड़ गया, व्यापारिक प्रणाली, ट्रेड सिस्टम भी इसका नाम पड़ गया। और तब से अब तक बीच बीच में बहुत से बदलाव हुए थे। अब सबका जिक्र महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत से समय पर परिवर्तित हुए थे। कोई कुछ सुधार किया, कोई कुछ सुधार किया, कोई कुछ सुधार किया, लेकिन सबसे अभी जो मूर्त रूप है और प्रचलित है इन्हीं लोगों का देन है, जिसमें ये हागोड कैसल जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया इटली के वेनिस नामक शहर से प्रकाशित लुकास पेसियोली के पुस्तक के एक भाग का। और उसके आधार पर एडवर्ड जोन्स महोदय ने 1795 में और डेवलप कर करके उसको और प्रचलित कर दिया, जो आज भी हम लोग के सामने है और पूरे विश्व में लगभग यही प्रचलित है, डबल एंट्री, दोहरे लेखा प्रणाली। अब आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरे लेखा प्रणाली। दोहरे लेखा प्रणाली का मतलब है, नाम से ही इसका अर्थ निकलता है कि किसी भी चीज को दो बार एंट्री करना, दो बार लेखा करना ही इसका नाम से ये प्रचलित हो रहा है। बुक कीपिंग, इसमें डबल एंट्री सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक तो पहले बुक कीपिंग, और दूसरा है अकाउंटेंसी। अब ये देखना है, आगे चल के मैं चर्चा करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक की क्रिया को बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है और कहाँ से अकाउंटेंसी जाना जाता है। अब आ जाइए, अकाउंटेंसी को पहले हटा करके बुक कीपिंग। बुक कीपिंग दो शब्द, बुक और कीपिंग से बना है। बुक यानी पुस्तक, पुस्तक पालन शब्द इसको भी कहते हैं, पुस्तक पालन।
पुस्त पालन, इसका हिंदी होता है पुस्त पालन। तो इसके भी नाम से अर्थ निकलता है कि पुस्त पालन, यानी पुस्तक के नियमों का पालन, उसके अनुसार लेखा विधि को क्या कहा जाए, उसके नियम का फ्लो करते हुए उसके अनुसार लेखा करना। इसका नोट्स मैं तैयार रखता हूँ, जिसको ज़रूरत पड़ेगा मैं दे दूँगा। और पुस्तपालन में मेनली आ जाता है, पुस्तपालन का पहले देख लीजिए, परिभाषा कुछ दिए हुए हैं। एक J.R. बैटली बॉक राइटर है, वो दिए हुए हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक। और दूसरा है स्पाइसर एंड पैगलर, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन ऑन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। और भी बहुत से लोग दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं लोग का चर्चा आता है। अब आ जाइए बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, मेन उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। बुक कीपिंग में सबसे पहला जो आता है वो मेमोरेंडम यानी स्मरण याद के लिए कोई भी लेन देन, या इसको रफ बुक भी बोलते हैं, रफ पुस्तक। दुकान वगैरह में देखिएगा कि कोई भी लेन देन होता है तो एक डायरी रहता है, उसमें सबका एक ही जगह लिख लिया जाता है, किससे कितना आया, कितना गया, किससे किसको दिया, किसको लिया। और तब उसके बाद शाम में या अगले दिन उसको विधिवत रूप से अलग अलग हेड में, अलग अलग व्यक्ति के हेड से खाते बने होते हैं। खाते अभी नहीं कहिए उसको, एक पन्ना बना रहता है जनरली दुकान में देखिए, और उसके अनुसार फिर विधिवत रूप से सजाया जाता है, तो इसको मेमोरेंडम बुक कहते हैं। दूसरा जर्नल, रोजनामचा। और तीसरा लेजर, खाता। अभी यहीं तक आइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। कोई भी लेन देन जब आता है तो उसको तत्काल रफ बुक में एंट्री कर लिया जाता है, और उसके आधार पर तब जनरल में उसको विधिवत रूप से अलग अलग हेड में उसको पोस्टिंग किया जाता है, उसको रोजनामचा कहते हैं। देखिएगा ये और ये दोनों अलग चीज होते हैं, ये और ये दोनों अलग चीज होते हैं। इसके बाद इसके आधार पर ये लेजर बनता है, और लेजर भी अलग अलग इसको रफ बुक, स्मारक पुस्तक इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है वेस्ट बुक। अब देखिए, इसी के आधार पर इससे रोजनामचा बनता है। हालांकि ये काम छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, बड़े व्यापारी डायरेक्ट इसी में अपना कर लेते हैं। अब तक कंप्यूटर का युग आ गया, तो कंप्यूटर से सब हो जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैनुअली में
ये चीज चर्चा जरूरी है। इसके आधार पर जनरल से लेजर बनता है। लेजर में कई हेड है, आगे मैं चर्चा करूंगा। 7-8 हेड है, अलग अलग फंड से अलग अलग खाता रहता है। और इसके बाद इससे ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसको तलपट कहते हैं। और ये तलपट कोई खाता नहीं है, सिर्फ गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। और इसके आधार पर तब बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनता है और बैलेंस शीट के बाद एनालिसिस, विश्लेषण। बस इतना ही में सब चीज समाहित हो जाता है। अब इसको एक एक कर करके और तब शुरू करूंगा। अगले बार मेमोरेंडम बुक की चर्चा करूंगा, फिर जनरल में जनरल के नियम, बनाने के नियम, और धीरे धीरे प्रारंभ से पहले यहाँ तक ले चल करके और तब चैप्टर में उतरूंगा। ठीक है।